डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट आर द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कब यूज़ की जाती है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज़ लेड डाउन बाय सेंट्रल बैंक टू मेक चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट सो दैट टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स या सो दैट टू ब्रिंग इकोनॉमी बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह के होते हैं, एक है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर जाता है और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर जाता है। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी उस केस में जो है सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडोप्ट करती है जब इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल बहुत कम होते हैं और एग्रीगेट डिमांड बहुत कम होता है। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर देता है और मनी सप्लाई के इंक्रीज़ करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करता है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का अपोजिट है। उस केस में अडोप्ट की जाती है जब इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन हो, जनरल प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हो और उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए मनी सप्लाई कम की जाती है। जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है वो अडोप्ट की जाती है जिसमें मनी सप्लाई कम हो, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर जाए ताकि जो एग्रीगेट डिमांड लेवल है वो कम हो जाए और अल्टीमेटली प्राइस लेवल कम हो जाए। तो इस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इकोनॉमी के अंदर एडोप्ट करने के लिए, रन करने के लिए सेंट्रल बैंक को कुछ टूल्स चाहिए जिनको यूज़ करते हुए वो इकोनॉमी के अंदर कोई भी पॉलिसी अपना सकता है। तो बेसिकली यहाँ हम 4 टूल्स पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के केस में सेंट्रल बैंक के पास 4 टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए वो इनमें से कोई भी पॉलिसी अपना सकता है। तो वो 4 टूल्स कौन से होते हैं उनको भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो 4 टूल्स, इसमें जो पहला है वो है बैंक रेट, या इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। डिस्काउंट रेट, बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जब कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से, तो सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करने के साथ उनके ऊपर जो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगाता है सेंट्रल बैंक, वो बैंक रेट का, उसे बैंक रेट कहते हैं। अगर इसको हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बैंक रेट इज़ एन इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट इज़ एक्चुअली एन इंटरेस्ट रेट in which central bank takes from commercial bank for providing loans। तो लोन्स प्रोवाइड करने के लिए जो कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक एक इंटरेस्ट रेट लेता है तो उसको कहते हैं बैंक रेट, और उसी को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। अब अगर इकोनॉमी के अंदर पहले से प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हो, यानी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का केस हो, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा हो, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो, तो सेंट्रल बैंक क्या कर लेगा, सेंट्रल बैंक बैंक रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। सेंट्रल बैंक बैंक रेट इंक्रीज़ कर जाएगा तो जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है कमर्शियल बैंक्स के लिए वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और कमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर। मनी सप्लाई जो इकोनॉमी के अंदर कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और कंजप्शन कम हो जाएगा। जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड अल्टीमेटली कम हो जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से जनरल प्राइस लेवल डिक्लाइन कर जाएंगे और इकोनॉमी दोबारा जो है स्टेबल हो जाएगी। तो ये जो है बैंक रेट, इन्फ्लेशन के केस में बैंक रेट इंक्रीज़ किया जाता है ताकि जनरल प्राइस लेवल डिक्लाइन कर जाए। अब जो डिफ्लेशन का केस है ये फिर इसका अपोजिट है, जहाँ पे बैंक रेट डिक्रीज़ कर लिया जाता है ताकि जो कमर्शियल बैंक हैं वो ज़्यादा लोन ले सके और मनी सप्लाई इंक्रीज़ किया जा सके। फिर उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो कि सेकंड टूल है
इसको OMO भी कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज़ एक्चुअली द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़। तो इसको फिर हम मज़ीद दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं कि एक है ओपन मार्केट सेलिंग, जिसको OMS कहा जाता है, और जो सेकंड है वो है ओपन मार्केट परचेजिंग, जिसको OMP कहा जाता है। OMS एंड OMP, जब इकॉनमी में ऑलरेडी इन्फ्लेशन का केस हो, इकॉनमी के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन का केस हो, जनरल प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हो, तो उस इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो ओपन मार्केट सेलिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर लेगी, ताकि वो जो सिक्योरिटीज़ हैं, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, वो सेल कर लेता है और इसके बदले वो लोगों से पैसा ले लेता है। अब लोगों से जो पैसा लिया, इकॉनमी के अंदर जो मनी सप्लाई है एग्रीगेट, वो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो फिर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा तो फिर मनी से जो प्राइस, जनरल प्राइस लेवल है वो कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो इसका अपोजिट पॉलिसी है वो है ओपन मार्केट परचेजिंग। अब ओपन मार्केट परचेजिंग ये है कि गवर्नमेंट, जो सेंट्रल बैंक ये कर लेता है कि लोगों को क्या कर लेता है, जो उनके पास बॉन्ड्स हैं या सिक्योरिटीज़ हैं वो ख़ुद परचेज़ कर लेता है। अब जब खुद परचेज़ कर लेगा लोगों से बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ जितने भी हैं, वो जब उनसे जो है परचेज़ कर लेगा तो उसके बदले उनको अमाउंट पे कर लेगा। अब जो अमाउंट पे कर लेगा, लोग क्या करेंगे, उस अमाउंट को यूज़ करते हुए वो अपने डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स या डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स जितने भी है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। मीन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगा। उस एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज़ करने की वजह से अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज़ करे तो प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर जाएंगे, इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इट्स मीन अगर इकॉनमी के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन का केस हो, उस इन्फ्लेशन को कर्ब करना हो, कम करना हो, तो गवर्नमेंट ओपन मार्केट सेंट्रल बैंक है वो ओपन मार्केट सेलिंग पॉलिसी इकॉनमी के अंदर जो है लगा लेता है। अगर इकॉनमी के अंदर ऑलरेडी डिफ्लेशन का केस हो, प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो, उस प्राइस लेवल को बढ़ाना हो, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, प्राइसेस बढ़ जाएँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो उस केस में जो सेंट्रल बैंक है वो ओपन मार्केट परचेजिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर लेता है। तो फिर उसके बाद जो थर्ड टूल है वो है रिज़र्व रिक्वायरमेंट, रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स। अब जो रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स हैं, रिज़र्व रिक्वायरमेंट दो तरह के होते हैं। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक है CRR, मीन कैश रिज़र्व रेशो, और जो दूसरा है वो है SLR, मीन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब इसको रेशो भी कहा जाता है या रिक्वायरमेंट भी, तो रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे लिखा तो ये रेशो ही लिख देते हैं। एक है CRR, एक है SLR। जब एक बंदा बैंक में अपने पैसे रख लेता है, कोई भी अमाउंट वहाँ पे बैंक में वो डिपॉज़िट कर लेता है, लेट्स सपोज हम लेते हैं $100। अगर उसने $100 बैंक में डिपॉज़िट कर लिए तो वो 100 के 100 बैंक के अंदर नहीं रहेगा। जो कमर्शियल बैंक में डिपॉज़िट कर लेता है वो 100 के अंदर 100 के 100 वहाँ नहीं रहेंगे। वो 100 रुपीज़ 3 हिस्सों में तकसीम होता है। उसमें से एक हिस्सा होता है CRR का, कैश रिज़र्व रेशो, एक होता है SLR का, मीन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और एक होता है लोन्स का। अब जो CRR है, CRR क्या है?
जो CRR है, CRR वो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अमाउंट है, डिपॉजिटेड अमाउंट जो 100 है, तो इस डिपॉजिटेड अमाउंट का वो स्पेसिफिक पोर्शन है जो कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक ले लेता है। यानी कि CRR इज़ द पोर्शन ऑफ द डिपॉजिटेड अमाउंट या स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द डिपॉजिटेड अमाउंट दैट सेंट्रल बैंक टेक्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अब जो CRR होता है कॉमनली वो 5% होता है। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि 5% जो सेंट्रल बैंक है उसने गवर्नमेंट जो कमर्शियल बैंक है उससे लिए हैं, और ये कमर्शियल बैंक पाबंद होता है ये CRR देने का। फिर उसके बाद जो SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है ये वो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डिपॉजिटेड अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रख लेता है ताकि जो अर्जेंट विड्रॉइंग है सेवर की उसको मीट कर सके। अगर कहीं अर्जेंटली वो सेवर आके अपना अमाउंट जो है विड्रॉ करना चाहे तो ताकि उसके पास कुछ अमाउंट पड़ा हो वो उस वक्त उसको दे सके, तो इस वजह से ये अपने पास कुछ अमाउंट रख लेता है। लेट्स सपोज हम ये अमाउंट ले लेते हैं कि 15% अपने पास रख लेता है। अब 5% CRR सेंट्रल बैंक को दे दिए। अब जो 15% है ये इसने अपने पास इसने जो है रख लिए हैं। अब जो 80% है ये फिर लोन आगे दे देता है ताकि उससे इंटरेस्ट रेट कमा सके। तो ये इस तरीके से जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो तकसीम हो जाता है 3 हिस्सों में कि CRR है, SLR है और लोन्स की फॉर्म में। अब इकॉनमी के अंदर अगर ऑलरेडी इन्फ्लेशन हो, जनरल प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हो, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कर चुका हो, तो उस केस में CRR और SLR इंक्रीज़ कर जाते हैं। क्योंकि अगर कोई अमाउंट अपना जो है बैंक में रख लेता है तो जो SLR है वो 15 से इंक्रीज़ करके 25% 30% हो जाएगा, वो फिर अपने पास रख लेगा और आगे जो इन्वेस्टमेंट के लिए मज़ीद लोन्स हैं वो फिर कम दे देगा। और इसी तरीके से जो CRR है इसका अमाउंट भी इंक्रीज़ कर जाता है ताकि आगे इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, मनी सप्लाई कम हो जाए। मनी सप्लाई के कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से जो जनरल प्राइस लेवल हैं वो डिक्रीज़ कर जाते हैं। अगर इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी डिफ्लेशन का केस हो, जनरल प्राइस लेवल बहुत कम हो, मनी सप्लाई कम हो, तो उस केस में जो CRR का रेशो है या SLR का रेशो है उसको कम किया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट के लिए आगे लोन ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएं। जब लोन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, इन्वेस्टर्स को लोन ज़्यादा प्रोवाइड होगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज़ कर जाएगा तो प्राइसेस भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ करने की वजह से कंजप्शन इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें YD = C+I+G। अब अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रहा है तो तब भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कर रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज़ कर रहा है तो जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं और डिफ्लेशन का केस ख़त्म होता है। तो ये था रिज़र्व रिक्वायरमेंट के जो है रिज़र्व रिक्वायरमेंट में CRR या SLR को यूज़ करते हुए, इस टूल को यूज़ करते हुए इंटरेस्ट रेट को चेंज करके या मनी सप्लाई को चेंज करते हुए वो फिर अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो फोर्थ और लास्ट जो हमारे पास टूल है वो है मनी सप्लाई का केस, प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी। प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी। अब अगर सेंट्रल बैंक न्यू मनी प्रिंट कर ले, न्यू मनी ये भी मज़ीद फिर दो तरह के होते हैं, एक है ईजी मॉनेटरी पॉलिसी है, एक है जो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अब इजी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी है वो इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि ज़्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर जाता है, प्रिंटिंग ऑफ मनी इंक्रीज़ कर जाता है, उससे जो है मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है और जो इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाता है और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। फिर इसके अगेंस्ट जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें मनी सप्लाई को कम किया जाता है, यानी प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी नहीं होता है उस केस में जनरल जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको कम किया जाता है ताकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर जाए, इन्वेस्टमेंट कम हो जाए। और इन्वेस्टमेंट जो कि एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है, जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो उससे
जो जनरल प्राइस लेवल हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। तो ये थे 4 टूल्स जिनको यूज़ करते हुए जो सेंट्रल बैंक है किसी भी इकोनॉमी का, वो इन 4 टूल्स को यूज़ करते हुए जो उसके गोल्स होते हैं, या तो वो इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ करना चाहे या डिक्रीज़ करना चाहे, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को जो है चेंज करना चाहे, तो इनको यूज़ करते हुए वो फिर जो है जो उसके गोल्स होते हैं उनको हासिल कर सकते हैं। अब इससे तो ये 4 जो 4 टूल्स होते हैं उनको स्टडी करते हुए हम तो जान गए हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो असल में जो इन्फ्लेशन का केस है या डिफ्लेशन का केस है उसको कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी में या इन्फ्लेशन ज़्यादा हो या डिफ्लेशन ज़्यादा हो या एग्रीगेट डिमांड का प्रॉब्लम हो, एग्रीगेट डिमांड अगर स्टेबल ना हो, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं जो कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जितने में, तो अगर उनमें इंस्टेबिलिटी हो जाए तो उस सब को जो है दोबारा स्टेबल करने के लिए और इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक यूज़ कर लेता है। तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ कि हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं और इसको जब यूज़ करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट आता है इकोनॉमी के अंदर। लेट्स सपोज हम एक क्वेश्चन देते हैं कि व्हाट हैपन्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल व्हेन CRR एंड SLR इंक्रीजेस। अब आसान है कि एग्रीगेट डिमांड और जो जनरल प्राइस लेवल है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा व्हेन CRR एंड SLR इंक्रीजेस। वी नो दैट CRR एंड SLR जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन है। अब वो पोर्शन आप इंक्रीज़ कर जाएंगे, इट्स मीन कि जो लोन के लिए अमाउंट, लोन के लिए जो परसेंटेज बच रहा है वो कम बच रहा है। जब लोन आगे कमर्शियल बैंक लोन आगे कम प्रोवाइड करेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लोन आगे कम मिलेगा, तो इससे उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट जो कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगा। अब एक जो है ये सवाल का जो फर्स्ट पोर्शन है उसका आंसर तुम्हें मिल चुका है कि व्हाट हैपन्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल व्हेन CRR एंड SLR इंक्रीजेज। व्हेन CRR एंड SLR इंक्रीजेज देन एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेज। ये तो हमने इस केस में देख लिया। अब जब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ कर रहा है तो वो डिमांड ही है, एग्रीगेट डिमांड ही है जो जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। अब एग्रीगेट डिमांड ही कम हो गया है तो उससे जो जनरल प्राइस लेवल है वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ की आगे अगर ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, उस चीज़ की ज़्यादा कंजप्शन नहीं होगी, तो फिर उस चीज़ की कीमतें डाउन हो जाएंगी। तो इस वजह से जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इकॉनमी में अगर ऑलरेडी इन्फ्लेशन है तो वो फिर कम हो जाएगी। तो ये था आज के लिए, हमने मॉनेटरी पॉलिसी को जो है स्टडी किया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।